अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के दूसरे हिस्से के 14वें बाब को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मैं अलीशिया की खुदकुशी की कोशिश के बारे में सोचता रहा, जो वो अपने बाप की मौत के बाद करना चाहती थी, जैसा कि मैक्स ब्रैनसन ने कहा था। उसकी फाइल में ऐसा कोई जिक्र नहीं था और मैं हैरान था कि क्यों। मैंने अगले दिन मैक्स को फ़ोन किया, उसे ऐसे ही पकड़ लिया जब वो दफ्तर से निकल रहा था। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे सिर्फ एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैक्स ने आ भरी और तानिया को कुछ कहने के लिए फोन नीचे कर दिया, जो गैर वाजिया था। 5 मिनट, उसने कहा। आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। शुक्रिया, काबिल तारीफ है। आपने अलीशिया की खुदकुशी की कोशिश का जिक्र किया। मैं सोच रहा था कि उसका इलाज किस हॉस्पिटल में हुआ। उसे हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया गया था। वो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं थी? नहीं, वो घर पर ही ठीक हो गई। मेरे भाई ने उसकी देखभाल की। लेकिन उसको जरूर किसी डॉक्टर ने देखा होगा। आपने कहा था कि उसने ओवरडोज लिया। जी हाँ, यकीनन गैब्रियल एक डॉक्टर को लाया था और डॉक्टर ने उस बात को खुफिया रखने पर इत्तेफाक किया था। डॉक्टर कौन था? क्या तुम्हें उसका नाम याद है? मैक्स ने एक लम्हे के लिए सोचा तो एक वक्फा सा हो गया। मुझे अफसोस है, मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे याद नहीं आ रहा। क्या वो उनका जीपी था? नहीं, मुझे यकीन है ऐसा नहीं था। मेरा भाई और मेरी फैमिली का एक ही डॉक्टर है। मुझे याद है कि गैब्रियल ने मुझसे कहा था मैं उससे बात का जिक्र ना करूं। और आपको यकीन है कि आपको कोई नाम याद नहीं है? मैं माफी चाहता हूँ। यही पूछना चाहते थे ना आप? बस अब मुझे जाना है। बस एक और चीज, मैं गैब्रियल की वसीयत के बारे में मुतजस्सिस था। मैक्स ने हल्की सी सांस ली और उसका लहजा फौरी तौर पर तेज हो गया। उसकी वसीयत? मुझे उसमें मुताबिकत नजर नहीं आई। क्या अलीशा असल मुत्तफीद थी? मुझे ये कहना जरूरी है कि मुझे ये एक अजीब सा सवाल लगता है। अच्छा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? मैक्स जवाब का इंतजार किए बगैर गुस्से से आगे बढ़ा। मैं असल मुस्तफीद था। अलीशा को अपने वालिद से बहुत ज्यादा रकम विरासत में मिली थी, इसलिए गैब्रियल ने महसूस किया कि उसके पास सब कुछ है और इस तरह उसने अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा मेरे लिए छोड़ दिया। यकीनन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद इतनी कीमती हो जाएगी। क्या यही पूछना चाहते हो? और अलिशिया की मर्जी का क्या होगा? जब वो मर जाएगी तो कौन वारिस होगा? ये, मैक्स ने मजबूती से कहा, मैं तुमको नहीं बता सकता और मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारी आखिरी बातचीत है। उसने एक क्लिक से फोन बंद कर दिया, लेकिन उसके लहजे में किसी चीज ने मुझे बताया कि ये मैक्स ब्रैनसन से आखिरी मुलाकात या आखिरी बातचीत नहीं थी। मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डियोमेडोस ने मुझे दोपहर के खाने के बाद अपने दफ्तर में बुलाया। जब मैं अंदर गया तो उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे? बेवकूफी मत करो। तुम जानते हो आज सुबह तुमने किसको फोन किया है? मैक्स ब्रैनसन को। वो कहता है कि तुमने उससे राब्ता दोबारा किया है और वो बहुत जाती सवाल पूछे हैं। मैंने उससे एलिशा के बारे में कुछ मालूमात तलब की, लेकिन वो तो ठीक से जवाब दे रहा था। लेकिन अब वो ठीक नहीं है। वो उसे हरासा करने का नाम दे रहा है। अरे छोड़ें। आखिरी चीज जिसकी हमें जरूरत है वो है एक वकील जो हंगामा आराई करे। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो यूनिट की हदूद में और मेरी निगरानी में होना चाहिए, समझे? मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने सर हिलाया। मैंने एक उदास नौजवान की तरह फर्श की तरफ देखा। ड्यूमंडोस ने मुझे कंधे पर थपकी देते हुए मुनासिब जवाब दिया। थियो, मैं तुमको कुछ मशवरा देता हूँ। तुम उस बारे में गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो और ऐसे सुराग लगा रहे हो जैसे ये एक जासूसी कहानी है। उसने हंसकर सर हिलाया। तुम इस तरह नतीजे तक नहीं पहुंच पाओगे। कौन सा नतीजा? सच। बियून को याद करो। जब कोई याददाश्त ही नहीं रही तो ख्वाहिश कैसी? थेरेपिस्ट के तौर पर तुम्हारा कोई एजेंडा नहीं है। तुम्हारा वाहद मकसद तुम्हारा मौजूद होना और उसके साथ बैठकर अपने एहसासात को अखज करना है। तुमको बस इतना ही करना है।
और इतना ही करने की जरूरत है, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। मैं जानता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। और अब मुझे ये सुनने को ना मिले कि तुम अलीशा के रिश्तेदारों से मजीद ताल्लुक बढ़ाने का सोच रहे हो। समझ गए? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। 15वां बाब। उस दोपहर में अलीशा की कजन पॉल रोज से मिलने के लिए कैम्ब्रिज गया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंची, अर्जी मंजर हमवार हो गया। जबकि खेतों में सर्द नीली रोशनी फैली हुई थी, मुझे लंदन से बाहर जाने पर खुशी महसूस हुई। आसमान बोझल नहीं था और ज्यादा आसानी से सांस ले सकता था। मैंने अपनी रहनुमाई के लिए अपने फोन पर नक्शे का इस्तेमाल करते हुए तलबा और सियाहों से भरी हुई ट्रेन छोड़ी। गलियां खामोश थीं। मैं फर्श पर अपने कदमों की आहट सुन सकता था। अचानक रोड खत्म हो गया। आगे एक बंजर और कीचड़ से भरी जमीन थी, इस पर उगी हुई घास दूर दरिया तक जाती थी। सिर्फ एक घर दरिया के किनारे पर वाक़या था, हटेला और मुसल्लत करने वाला, जैसे उसकी बड़ी और सुर्ख ईंटें कीचड़ में गाड़ दी गई हों। घर बदसूरत था, किसी विक्टोरियन मॉन्स्टर की तरह। दीवारें बेलों से भरी हुई थी और बाग ज्यादातर पौधों और घास फूस से घिरा हुआ था। मुझे फितरत पर कब्जा करने, उस इलाके को दोबारा हासिल करने का एहसास हुआ जो कभी अलीशिया का घर था। ये वो घर था जहां अलीशिया पैदा हुई थी। ये वो जगह थी जहां उसने अपनी जिंदगी के पहले 18 साल गुजारे थे। इन दीवारों के अंदर उसकी शख्सियत तश्कील पाई थी। उसके बालग जिंदगी की जड़ें, उसके तमाम असाब इंतखाबात यहाँ दफन हो गए थे। बाज़ औक़ात ये समझना मुश्किल है कि मौजूदा वक्त के जवाबात माजी में क्यों मिलते हैं। एक सादा सी मुशाहबत मददगार साबित हो सकती है। जनसी इस्तेसाल के शोबा में एक सरकर्दा माहिर नफ्सियात ने एक बार मुझे बताया था कि वो पीडोफाइल्स के साथ 30 सालों के वसी काम में कभी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला जिसके साथ बचपन में ज्यादती ना हुई हो। उसका मतलब ये नहीं कि ज्यादती का निशाना बनने वाले तमाम बच्चे बदसलूकी करने वाले बन जाते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है कि जिसके साथ ज्यादती नहीं हुई वो बदसलूकी करने वाला बन गया हो। कोई भी पैदाइशी बदकार नहीं होता। जैसा कि विनी कोट ने कहा था, बच्चा माँ से नफरत नहीं कर सकता जब तक कि पहले उसकी माँ उससे नफरत न करे। बच्चों के तौर पर हम मासूम स्पॉन्ज और ब्लैंक स्लेट हैं, जिनमें सिर्फ सबसे बुनियादी ज़रूरियात मौजूद हैं: खाना, गंदगी, प्यार देना और प्यार पाना। लेकिन कुछ गलत होना उन हालात से मुनहसर है जिनमें हम पैदा हुए हैं और जिस घर में हम बड़े होते हैं। एक ज्यादती का शिकार बच्चा हकीकत में कभी भी बदला नहीं ले सकता, क्योंकि वो बेख्तियार और बेदिफा है। लेकिन वो अपने तखय्युल में इंतकामी तस्वर को महफूज कर सकता है, और ये ज़रूरी है। गुस्सा खौफ की तरह एक रद्द अमल है। अलीशा के साथ कुछ बुरा हुआ, शायद उसके बचपन के अवाइल में, जिससे उसके कातलाना जज्बात इन तमाम सालों के बाद भड़क उठे। इश्तियाल ख्वां कैसे भी हों, इस दुनिया में हर कोई बंदूक उठाकर गैब्रियल के चेहरे पर गोली नहीं चला सकता। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। अलीशा ने जो कुछ किया उसकी अंदरूनी दुनिया में किसी खराबी की तरफ इशारा करता है। इसलिए मेरे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उसके घर में उसकी जिंदगी कैसी थी। आखिर वो क्या बात थी जो वो कत्ल करने पर आमादा हो गई। मैं बहुत आगे तक बाग में घूमता रहा, जिसमें झाड़ियां और जंगली फूल लहरा रहे थे, और घर के साथ साथ अपना रास्ता बना लिया था। पीछे एक बड़ा दरख्त था, एक खूबसूरत दरख्त, शाहाना। उसकी लंबी नंगी शाखें जमीन पर फैली हुई थी। मैंने अलीशा को एक बच्चे के तौर पर इसके गिर्द और इसकी शाखों के नीचे खुफिया और जादुई दुनिया में खेलते हुए देखा। मैं मुस्कुराया। फिर मैंने अचानक बेचैनी महसूस की। मैं अपने ऊपर किसी की नजरों को महसूस कर सकता था। मैंने घर की तरफ देखा। ऊपर खिड़की पर एक चेहरा नमूदार हुआ, एक बदसूरत चेहरा, एक बूढ़ी औरत का चेहरा जो शीशे के साथ दबा हुआ था और सीधा मेरी तरफ घूर रहा था। मैंने खौफ की एक अजीब और नाकाबिले फहम लर्जिश महसूस की। मैंने काफी देर तक अपने पीछे कदमों की कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन अचानक किसी चीज की भारी आवाज सुनाई दी। एक जोरदार वार हुआ जो मेरे सर के पिछले हिस्से पर टूट गया।
हर चीज काली हो गई। 16वां बाब। मैं अपने पीठ के बल सख्त और ठंडी जमीन से उठा। मेरा पहला एहसास दर्द था। मेरा सर फट रहा था, दहल रहा था, जैसे मेरी खोपड़ी फट गई हो। मैंने हाथ ऊपर उठाया और नहायत नरमी से सर के पिछले हिस्से को छुआ। खून नहीं बह रहा, एक आवाज ने कहा, लेकिन कल को ये एक अच्छा खासा जख्म बन जाएगा, जिससे तुमको सर दर्द भी होगा। मैंने सर उठाकर पहली बार पॉल रोज को देखा। वो बेसबॉल का बैट पकड़े मेरे सर के ऊपर खड़ा था। ये मेरी उम्र के करीब था, लेकिन लंबा, और उसका सर चौड़ा भी था। उसका बचकाना सा चेहरा, बाल सुर्ख और लोहिया जैसी रंगत थी। उससे विस्की की बू आ रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन संभल नहीं पाया। कुछ देर वहीं रहना बेहतर है। थोड़ा ठीक हो जाओ। मुझे लगता है मुझे हिचकिचाहट हो रही है। मुमकिन है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या समझते, दोस्त? मैंने सोचा कि तुम चोर हो। ठीक है, मैं चोर नहीं हूँ। अब मैं जान गया हूँ। मैंने तुम्हारा बटुआ देखा है। तुम साइकोथेरेपिस्ट हो। उसने अपनी पिछली जेब में हाथ डालकर मेरा बटुआ निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। बटुआ मेरे सीने तक पहुंचा, जो मैंने उठा लिया। मैंने तुम्हारी शनाख्त देख ली है। तुम गिरोह हॉस्पिटल में काम करते हो। मैंने सर हिलाया और इस हरकत से मेरा सर भड़कने लगा। जी हाँ। फिर तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अलीशा का कजन, पॉल रोज। उसने हाथ बढ़ाया। मैं आपकी मदद करता हूँ। उसने हैरत अंगेज आसानी के साथ मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। वो मजबूत था, अपने पैरों पर गैर मुस्तहकम था। तुम मुझे मार भी सकते थे, मैं बड़बड़ाया। पॉल ने कंधे उचकाए। तुम मुसल्ला हो सकते थे, तुम जबरदस्ती कर सकते थे। तुम्हें क्या तवक्का है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं दर्द से कराया। काश मैं ना आया होता। अंदर आओ, एक लम्हे के लिए बैठो। मैं बहुत ज्यादा दर्द में था, और जहां वो ले जाए वहां जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरा सर हर कदम के साथ दर्द से फट रहा था। हम पिछले दरवाजे से अंदर चले गए। घर का अंदरूनी हिस्सा भी बाहर जितना ही खस्ता हाल था। बावर्ची खानों की दीवारों पर नारंगी रंग की ड्राइंग से ढकी हुई थी, जो 40 साल पुरानी लग रही थी। वॉलपेपर दीवार से टुकड़ों की सूरत में गिर रहे थे, नीचे मुड़ आए थे और स्याह हो गए थे, जैसे इन्हें आग छू रही हो। छत के कोने कोने में कीड़े मकोड़ों वाले जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल इतनी मोटी थी कि वो गंदे कालीन की तरह लग रही थी, और बिल्ली के पेशाब की एक बुनियादी बू मुझे बीमार कर रही थी। मैंने बावर्ची खाने के इर्द गिर्द कम से कम 5 बिल्लियों की गिनती की, जो कुर्सियों और फर्श पर सो रही थी। फर्श पर बदबूदार खुले प्लास्टिक के थैले बिल्लियों के खाने से भरे हुए थे। बैठ जाओ, मैं चाय बना कर लाता हूँ। पॉल ने बेसबॉल के बैट को दरवाजे के साथ दीवार से लटकाया। मैंने उस पर नजर रखी। मैंने उसके इर्द गिर्द खुद को महफूज नहीं समझा। पॉल ने मुझे चटके हुए प्याले में चाय भर कर दी। ये पी लो। आपके पास कोई पेन किलर दवाई है? शायद एस्प्रिन मिल जाए, मैं देखता हूँ। उसने मुझे विस्की की बोतल दिखाई। उससे भी मदद मिलेगी। उसने विस्की का कुछ हिस्सा मग में डाला। मैं एक घूंट में पी गया। विस्की गर्म, मीठी और सख्त थी। एक वक्फा हुआ, जब पॉल ने मुझे घूरते हुए चाय पी। मुझे अलीशिया और उसकी शिदती हुई निगाहें याद आ गईं। वो कैसी है? उसने आखिर पूछ ही लिया। उससे पहले कि मैं जवाब देता, उसने जारी रखा। मैं उसे देखने नहीं गया हूँ। यहाँ से निकलना आसान नहीं है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे अकेला छोड़ना पसंद नहीं करता। जी, मैं समझ गया। तुमने आखिरी बार अलीशिया को कब देखा था? ओह, बरस बीत गए। बहुत अरसा हो गया, हमने राब्ता खो दिया है। मैं उसकी शादी में गया था और उसके बाद उससे एक दो बार मिला। लेकिन मेरा ख्याल है कि गैब्रियल बहुत हक जताने वाला था। उसने फोन बंद कर दिया। वैसे भी एक बार जब उसकी शादी हो गई, आना जाना छूट गया। सच पूछो तो माँ को बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने बात नहीं की। मैं मुश्किल से सोच सकता था। मेरा सर बज रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे देख रहा है।
तो तुम मुझे किस लिए मिलना चाहते थे? बस कुछ सवालों के हवाले से। मैं तुमसे अलीशा के बारे में पूछना चाहता था, उसके बचपन के बारे में। पॉल ने सर हिलाया, अपने मग में थोड़ी विस्की डाली। महसूस हुआ कि अब वो पुरस्कून हो गया है। विस्की का असर मुझ पर भी हो रहा था और मेरे दर्द को दूर कर रहा था, और अब मैं बेहतर सोच सकता था। पटरी पर रहूं, मैंने अपने आप से कहा। कुछ नताइज हासिल करो, फिर इस जहन्नम से निकल जाओ। तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो ना? पॉल ने सर हिलाया। जब मेरे बाबा की मौत हुई तो मैं और माँ वहां मुंतकिल हो गए, जो कि आर्जी था। मेरे ख्याल में मैं तकरीबन 8 या 9 साल का था। लेकिन फिर अलीशा की अम्मी का हादसा हो गया, इसलिए माँ वहां अलीशा और वर्नन अंकल की देखभाल के लिए ठहरी रही। वर्नन रोज, अलीशा का वालिद। हाँ, लेकिन वर्नन का कुछ साल पहले ही यहाँ इंतकाल हो गया था। जी हाँ, कुछ साल पहले। पॉल के माथे पर बल पड़ गए। इसने खुद को मार डाला, खुद को फांसी दे दी। ऊपर बालाखाने में मैंने लाश देखी थी। ये खौफनाक रहा होगा। हाँ, ये बहुत मुश्किल था, ज्यादातर अलीशा के लिए। इसके बारे में सोचूं, ये आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था, अंकल वर्नन के जनाजे में, वो बहुत बुरी हालत में थी। पॉल खड़ा हो गया। तुम एक और ड्रिंक चाहोगे? मैंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन वो मजीद विस्की डाल चुका था। मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करूंगा कि उसने गैब्रियल को मार डाला। ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्यों नहीं? क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो पुरतशद्दुद नहीं थी। लेकिन अब वो ऐसी ही है, मैंने सोचा। लेकिन कहा नहीं। पॉल ने अपनी विस्की का घूंट भरा। क्या वो अब भी बात नहीं कर रही? नहीं, वो अब तक बात नहीं कर रही। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं बनता। जानते हो, मुझे लगता है वो ऐसी ही थी। हमें ऊपर वाले फर्श पर एक भारी चीज की आवाज ने रोक दिया। ये एक दबी हुई किसी औरत की आवाज थी। उसके अल्फाज नाकाबिले फहम थे। पॉल छलांग लगाकर उठ खड़ा हुआ। बस एक सेकंड। वो बाहर निकला। वो तेजी से सीढ़ियों के करीब जा पहुंचा। उसने बुलंद आवाज में कहा, सब ठीक है अम्मी। ऊपर से एक मध्यम सा जवाब मिला, जो मुझे समझ नहीं आया। क्या? ओह, ठीक है, सिर्फ एक मिनट। वो बेचैन लग रहा था। पॉल ने दालान के उस पार मेरी तरफ नजरें झुका कर देखा। उसने मेरी तरफ सर हिलाया। वो चाहती हैं कि तुम ऊपर आओ। 17वां बाब। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी गशी महसूस कर रहा था। धूल सी भरी हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने पॉल का पीछा किया। लिडिया रोज ऊपर इंतजार कर रही थी। मैंने खिड़की वाला वो अजीबोगरीब चेहरा पहचान लिया। उसके लंबे सफेद बाल थे, जो उसके कंधों पर मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए थे। उसका वजन बहुत ज्यादा था। सूजी हुई गर्दन, गोश्त से भरे बाजू और दरख्त के तने जैसी मोटी टांगे। वो अपनी चहल कदमी वाली छड़ी से जोर से टेक लगाए बैठी हुई थी, जो उसके वजन के नीचे दब रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी पल टूट सकती है। ये कौन है? कौन है ये? वो ऊंची आवाज में पॉल से सवाल कर रही थी, हालांकि उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसने मुझसे नजरें नहीं हटाई। वही अलीशिया जैसी तेज निगाहें। पॉल धीमी आवाज में बोला, माँ, परेशान ना हो। ये अलीशिया का थेरेपिस्ट है। बस हॉस्पिटल से यहाँ मुझसे बात करने के लिए आया है। तुमसे? ये तुमसे किस लिए बात करना चाहता है? तुमने क्या किया है? वो सिर्फ अलीशिया के बारे में कुछ जानना चाहता है। एक सहाफी है। तुम बेवकूफ हो। उसकी आवाज चीख की तरह गूंजी। इसे बाहर निकालो। ये सहाफी नहीं है। मैंने इसकी आईडी देखी है। सब ठीक है। प्लीज अम्मी, आए, मैं आपको बिस्तर पर सुला देता हूँ। बड़बड़ाते हुए वो वापस अपने बेड पर जाने के लिए तैयार हो गई। पॉल ने मुझे अपने पीछे आने के लिए सर हिलाया। लिडिया एक भारी आवाज के साथ वापस बिस्तर पर आ गई। उसके वजन को बर्दाश्त करते हुए बिस्तर लरस गया। पॉल ने उसके तकिए को दुरुस्त किया। एक बूढ़ी बिल्ली उसके पैरों के पास सो रही थी। सबसे बदसूरत बिल्ली जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। जिस पर लड़ाई के निशानात थे। वो बहुत सी जगहों से गंजी नजर आ रही थी। उसके कान कटे हुए थे,
वो नींद में गड़गड़ा रही थी। मैंने कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ाई, जो रद्दी से भरा हुआ था, जिसमें पुराने मैगजीन, पीले रंग के अखबारों और पुराने कपड़ों के ढेर बिखरे हुए थे। दीवार के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा हुआ था और दवाइयों से भरा एक कैंटीन पलंग की मेज पर रखा हुआ था। मैं पूरा वक्त अपने ऊपर लिडिया की मुखालफाना नजरों को महसूस कर सकता था। उसकी निगाहों में दीवानगी थी। मुझे उसका यकीन महसूस हुआ कि ये क्या चाहता है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा तो मुझे लगा जैसे वो मुझे नाप रही है। ये कौन है? मैंने अभी आपको बताया ना माँ, ये एलिशिया के बारे में कुछ जानना चाहता है ताकि उसके इलाज में उसकी मदद कर सके। ये उसका साइकोथेरेपिस्ट है। लिडिया ने साइकोथेरेपिस्ट के बारे में अपनी राय पर कोई शक नहीं छोड़ा। उसने अपना सर मोड़ा, अपना गला साफ किया और मेरे सामने फर्श पर थूक दिया। पॉल बोला, माँ प्लीज, बकवास बंद करो। लिडिया ने मेरी तरफ देखा। अलीशा हॉस्पिटल में रहने की मुस्तहिक नहीं है। अच्छा, मैंने कहा, वो कहाँ होनी चाहिए? तुम्हारा ख्याल क्या है? जेल? लिडिया ने मुझे हकारत से देखा। तुम अलीशिया के बारे में सुनना चाहते हो? मैं तुमको उसके बारे में बताऊंगी। वो एक कमीनी औरत है। वो बचपन में भी कमीनी थी। मैंने सुना है। मेरा सर लर्ज रहा था और लिडिया बड़बड़ाते हुए गुस्से के साथ आगे बोलती जा रही थी। बेचारा मेरा भाई वर्नन, वो एवा की मौत के बाद कभी सेहतयाब नहीं हुआ। मैंने उसका ख्याल रखा, मैंने लेशिया का ख्याल रखा। बदले में उसने क्या किया? जाहिर है किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लिडिया ने किसी जवाब का इंतजार किया। तुम जानते हो कि लेशिया ने मुझे बदले में क्या दिया? मेरी सारी मेहरबानियों का सिला। तुम जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया? माँ प्लीज। चुप रहो पॉल। लिडिया मेरी तरफ मतवज्जा हुई। मैं हैरान था कि उसकी आवाज में कितना गुस्सा था। कुतिया ने मेरी तस्वीर बना डाली। उसने मेरे इल्म या इजाजत के बगैर मेरी तस्वीर बनाई। मैं उसकी नुमाइश में गई। वो वहीं लटकी हुई थी। ये एक बहुत ही घटिया और बेहुदा मजाक था। लिडिया गुस्से से कांप रही थी और पॉल फिक्रमंद नजर आ रहा था। उसने मुझ पर एक नाखुशगवार नजर डाली। शायद तुम अभी जाओ तो बेहतर होगा दोस्त। अम्मी का इस तरह परेशान होना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने सर हिलाया। इसमें कोई शक नहीं था कि लिडिया रोज की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं वहां से निकल आने में ही ज्यादा खुश था। मैं घर से निकला और भारी सर दर्द के साथ वापस ट्रेन स्टेशन पहुंचा। कितना वक्त का ज़या है, मुझे कुछ पता नहीं चल सका, सिवाय इसके कि ये वाज़ह था कि अलीशा जल्द से जल्द इस घर से क्यों निकली थी। उसने मुझे 18 साल की उम्र में अपने बाप के घर से फरार होने की याद दिला दी। ये बिल्कुल वाज़ह था कि अलीशा लिडिया रोज से भाग रही थी। मैंने उस पेंटिंग के बारे में सोचा जो अलीशा ने लिडिया की बनाई थी। एक बेहुदा मजाक। जैसे लिडिया ने कहा, ठीक है, अलीशा की गैलरी का दौरा करने और ये जानने का वक्त आ गया है कि वो तस्वीर इसकी फूफी को इतना परेशान क्यों कर रही है। जब मैंने कैमरे छोड़ा, मेरे आखिरी ख्यालात पॉल के बारे में थे। मुझे इसके लिए अफसोस हुआ कि कैसे वो उस शैतानी औरत के साथ रहकर उसकी बिला मुआवजा गुलामी कर रहा था। ये एक तन्हा जिंदगी थी। मैं ये तस्वर भी नहीं कर सकता था कि उसके कितने दोस्त या गर्लफ्रेंड्स थी। मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो अब भी कंवारा है। उसका कद व कामत देख कर भी कुछ चीजें गैर वाजिया रही, जो कि मायूस कन थी। मैंने लिडिया के बारे में फौरी तौर पर नापसंदीदगी इख्तियार कर ली थी, शायद इसलिए कि उसने मुझे मेरे बाप की याद दिला दी थी। अगर मैं पॉल की तरह अपने वालिदैन के साथ सिरे में उनके इशारों पर रहता, तो मैं भी पॉल की तरह खत्म हो जाता। मैंने लंदन वापसी पर सारा रास्ता उदासी महसूस की, उदास, थका हुआ और आंसुओं के करीब। मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं पॉल की उदासी महसूस कर रहा हूँ या अपनी।